कोलकाता हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता पुलिस से कहा है कि जांच तुरंत सीबीआई को सौंप दी जाए। कोर्ट ने प्रिंसिपल का बयान लेने में देरी पर भी सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार से पूछा है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स की चिंता दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 9 अगस्त को कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप मर्डर केस पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में सच्चाई है तो पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से 2 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है और देश के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। डॉक्टर्स को सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। आईएमए ने डॉक्टरों के आंदोलन का समर्थन किया है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में 31 साल की एक जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है। पुलिस ने संजय राय नाम के एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। We want resignation of the health minister as well as chief minister. We want please arrest Vineet Goyal, CP Calcutta, Dr. SP Das, personal physician of the chief minister, and Dr. Sandeep Ghosh. They are the main architect of this genocide. वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी दुविधा में है। सारे बंगाल नहीं, सारे देश इस पर आंदोलित है। सारे देश की रोष उभर रहे हैं। कानून व्यवस्था की हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही निकले। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। एचडीएफसी बैंक में दबाव ने बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया। आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए, तो वहीं निफ्टी बैंक में करीब 1.5% की गिरावट रही। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरावट पर बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, सबसे पहले बाजार की हाईलाइट्स बताएं। देखिए, भारतीय बाजारों में आज शुरुआती कारोबार में फ्लैटिश कामकाज था, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली मार्केट्स में फॉल बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। एचडीएफसी बैंक की वजह से बहुत हद तक बैंकिंग का प्रेशर, और वो प्रेशर पूरे बाजार में एक्सटेंड हुआ। मिड कैप में भी बिकवाली थी। सेकंड हाफ तक आते थे मिड कैप स्मॉल कैप डे लो के आसपास पहुंचे और एडवांस क्लाइंट जो कि 800 और 1600 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। और ज़्यादा बिकवाली थी बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में, मेटल में, जहाँ तक कुछ हद तक प्रेशर था। थोड़ा बहुत रिस्पाइट था आईटी स्पेस में, फार्मा स्पेस में, लेकिन अदरवाइज जितने भी एग्रेसिव सेक्टर्स हैं, रियल स्टेट हुआ, मेटल हुआ, ऑटो हुआ, सब में आज के सत्र में कुछ हद तक बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। और ओवरऑल मार्केट्स में आज कह लीजिए प्रॉफिट टेकिंग का दिन था, या फिर कुछ हद तक ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली देखने को मिली। सुमित, कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी और कहां कमजोरी रही? देखिए, निफ्टी की अगर टॉप गेनर्स की बात किया तो आज टाइटन का नाम शुमार था, उसमें अपोलो हॉस्पिटल दूसरा नाम, 1.5% की खरीदारी यहाँ थी। टाटा कंज्यूमर 1% ऊपर, और डॉक्टर रेड्डीज करीब 1% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल 3.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक 3.5% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 2.5% नीचे, श्रीराम फाइनेंस करीब 3% बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। पीबी फिनटेक आज मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में शुमार था। फोर्टिस हेल्थकेयर दूसरा हॉस्पिटल स्टॉक जो कि तेजी में था, और अरबिंदो फार्मा 3.5% ऊपर, और ऑयल इंडिया करीब 3% की खरीदारी यहाँ देखने को मिली। केमिकल स्पेस में आज बिकवाली थी, तो उसमें से दीपक फर्टिलाइजर एंड केमिकल करीब 6% नीचे, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर करीब 3.5% नीचे, ओबरॉय रियल्टी करीब 4% नीचे, और गुजरात गैस यहाँ पर भी करीब 3.5% बिकवाली थी। आज पूरे केमिकल बास्केट में बिकवाली थी, तो दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज जैसे नाम जो कि हैवी बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं बाजार में गिरावट में खरीदारी की स्ट्रैटेजी रखें, ये कहना है व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में आशीष ने यह भी कहा कि यूएस में मंदी की आशंका से थोड़ा करेक्शन संभव है। ऐसे किसी भी ग्लोबल कारण की वजह से या ऐसे किसी भी इमेजिनेटिव कारण की वजह से अगर करेक्शन मिलता है तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि फिलहाल अभी थोड़े समय पहले तक तो सब वैल्यूएशंस की चिंता और वैल्यूएशंस की कंप्लेन कर रहे थे। लेकिन अगर जो कारण आप बता रहे, समझो यूएस रिलेटेड कोई कारण है,
या जैसे ये हिंडनबर्ग वाला न्यूज़ था, ऐसा कोई कारण से अगर करेक्शन मिलता है तो जरूर उसका फायदा उठाना चाहिए। पिछला 2.5-3 साल इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, इंडिया के लिए रिलेटिवली बेटर है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफी खराब रहा है। तो अगर अमेरिका में अगर नेगेटिव न्यूज आती है, रिसेशन फियर्स आती है, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में टेम्पररी वीकनेस हो सकती है, बट मैंने देखा है कि विद सम लैग इफेक्ट इमर्जिंग मार्केट का रुख बदलता है वहां से फिर। तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और आने वाले 2-3 महीने में अगर कोई नेगेटिविटी या करेक्शन आती है, तो खास करके अमेरिका की वजह से, तो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए उनको। HDFC बैंक में आज 3% की गिरावट है। दरअसल आज MSCI रिव्यू का डिटेल आया है जो बाजार को पसंद नहीं आया। क्या है अपडेट, बताने के लिए सीधा जुड़ते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन बताएं, HDFC बैंक का मूड क्यों बिगड़ा? देखिए, जहाँ तक कि HDFC बैंक का सवाल है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आई थी उसके बाद लगभग ये तय था कि HDFC बैंक में जो हेडरूम है FIIs का, उसके चलते बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ेगा MSCI में, और उसके चलते लगभग 3 से $3.5 बिलियन का अनुमान था कि यहाँ बाइंग आएगी MSCI के बदलाव के चलते। लेकिन MSCI ने आज के सर्कुलर में ये बयान दिया कि जो HDFC बैंक का वेटेज है ये 2 चरणों में बढ़ेगा। सबसे पहले अगस्त महीने में जो रिव्यू होने वाला है, और जो रिव्यू हो चुका है, यहाँ आप देखेंगे कुल मिला के लगभग $1.8 बिलियन, यानी लगभग 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग यहाँ हो सकती है। हालांकि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग होगी। और जो बैलेंस वेटेज MSCI ने कहा है अपने बयान में, वो नवंबर रिव्यू में होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन। और वो कंडीशन ये है कि जो हेडरूम है FIIs का, यानी शेयर होल्डिंग में जो खरीद सकते हैं, वो 20% होना चाहिए। तो इस बदलाव के चलते बाजार को ये एक झटका लगा, क्योंकि अनुमान था कि ज़्यादा बाइंग होगी, MSCI के चलते वो कम बाइंग हुई, और जिसके कारण बहुत सारे हेज फंड्स और जो बड़े फंड्स हैं इनकी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई पड़ी। इनफैक्ट निफ्टी के आधा से ज़्यादा का जो नुकसान था वो आज HDFC बैंक के वजह से हुआ। यतिन, ये भी जानना चाहेंगे कि MSCI इंडेक्स में और क्या बदलाव हुए हैं? देखिए, जो मुख्य बदलाव है उसकी अगर हम फहरिस्त बनाएं तो 7 इंक्लूजन और 1 एक्सक्लूजन हुआ। एक्सक्लूजन में बंधन बैंक को जो है MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर किया गया, और स्टॉक्स जो इंक्लूड हुए उनमें सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यहाँ लगभग $20 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग आपको आती हुई नजर पड़ेगी। इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स हैं, वहाँ ऑयल इंडिया का नाम भी शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे छोटे स्टॉक्स की, तो हुनासा कंज्यूमर से लेकर दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां आपको खरीदारी दिखेगी। और बंधन बैंक, जैसे कि मैंने पहले कहा, यहां आउटफ्लो होगा लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास का। और 30 अगस्त की जो क्लोजिंग है लगभग 3 बजे के बाद, यहां आपको सारे के सारे MSCI के बदलाव आते हुए नजर पड़ेंगे। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं CNBC आवाज की एक एक्सक्लूसिव खबर। नए रोजगार देने पर इंसेंटिव्स देने वाली जिन 3 स्कीम्स का ऐलान वित्त मंत्री ने बजट में किया था, उन्हें दिसंबर में लॉन्च किया जा सकता है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन स्कीम्स के तहत उन कंपनियों को भी इंसेंटिव्स दिया जाएगा जो ट्रस्ट के जरिए PF मैनेज करती हैं। इस खबर पर डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ELI स्कीम को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है और इसकी शर्तें क्या होंगी? देखिए, दरअसल जो ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसको लागू करने की तैयारियां अब जोर शोर से चल रही हैं, और सूत्र ये बता रहे हैं कि दिसंबर में बड़े कार्यक्रम के जरिए इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। स्कीम को लॉन्च करने से पहले इसकी गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके ड्राफ्ट गाइडलाइंस को लगभग तैयार कर लिया गया है, और इस पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन यानी संबंधित लोगों के साथ सलाह मशविरा का दौर शुरू हो रहा है, जिसमें इंडस्ट्री चैम्बर के लोग होंगे, श्रम संगठनों के लोग होंगे, साथ ही साथ जो इसके एक्सपर्ट हैं उनको शामिल किया जाएगा। और सलाह मशविरा के बाद गाइडलाइंस को अंतिम रूप दिया जाएगा, फिर गाइडलाइन जारी की जाएगी। लेकिन अभी तक जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 2 बड़ी बातें इस गाइडलाइंस में हो सकती है। पहली बात कि आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री ने जब इस स्कीम का ऐलान किया तो वहाँ पे हर बात में, हर स्कीम में ये शर्त जुड़ी हुई थी कि वो नौकरी पेशा जिनको नौकरी मिल रही है या फिर जो नौकरी देने वाली कंपनी है, वो EPFO के मेंबर होना उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन मुझे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें एक बड़ी राहत ये दी जा सकती है कि जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की जो कंपनियां हैं, जो EPFO के मेंबर नहीं हैं, जो प्राइवेट PF ट्रस्ट के जरिए एम्प्लॉय के PF को मैनेज करती हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इससे अभी कम से कम 1300 से 1400 ऐसी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्राइवेट ट्रस्ट के जरिए PF मैनेज करती हैं, तो वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कीम A
और स्कीम सी दोनों का फायदा एक साथ कंपनियां यहां पे उठा सकती हैं। बता दूं कि स्कीम ए के तहत यह कहा गया था कि पहली बार जिनको नौकरी मिल रही है, फर्स्ट टाइमर जो होंगे, उनको 1 महीने की सैलरी 3 किस्तों में दी जाएगी, अधिकतम 15,000 रुपए तक की दी जाएगी। स्कीम सी ये कहती है कि सभी सेक्टर के लिए जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसमें 2 साल तक एम्प्लॉयर को यानी कंपनी को EPFO का कंट्रीब्यूशन सरकार देगी, अधिकतम 3,000 रुपए तक। तो ये दोनों का फायदा एक साथ कंपनी उठा सकती है। स्कीम बी भी एक है जिसके तहत ये कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर पहली बार कोई नौकरी मिलती है तो यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का PF कंट्रीब्यूशन 4 साल तक सरकार इंसेंटिव के तौर पर देगी। इन्हीं तीनों स्कीम को सरकार दिसंबर में लॉन्च करने की तैयारी में है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाते हैं। अक्टूबर में ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर पक्के घर बनने की शुरुआत होगी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को ग्रामीण आवास योजना के तहत 10 लाख घरों के निर्माण के लिए पहली किस्त जारी करेंगे। अगले 18 महीने के अंदर इन घरों का निर्माण पूरा करना होगा। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, बजट में ही सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया था और अब क्या टाइमलाइन की जानकारी आपको मिल रही है? देखिए 2 करोड़ घर बनाने की सरकार की योजना है। पिछली अगर मैं योजना की बात करूं तो 95 लाख के आसपास सरकार ऑलरेडी बना चुकी है, लेकिन अब जो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि हम अगले 5 सालों के अंदर 2 करोड़ घर और बनाएंगे। 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है इसका पूरा बजट ओवरऑल रखा गया है। केंद्र सरकार इसके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में 60-40 का शेयर होता है। 60% केंद्र सरकार देती है और 40% जो है राज्य सरकारें इसके अंदर देती है। तो बहुत सारे राज्यों ने इसके लिए ऑलरेडी मंगा लिए थे। तो पहले चरण के अंदर जिसे कहते हैं कि हम 10 लाख घरों की शुरुआत की जाएगी, वो 2 अक्टूबर से ही इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, जब प्रधानमंत्री मोदी सीधे जो खाता धारक है उसके अकाउंट में पैसे यहाँ पर आते हैं और उसके बाद सरकार केंद्र राज्य सरकारें मकान को मॉनिटर करते हैं कितना पूरा हुआ कितना नहीं हुआ, तो वो बनाने की शुरुआत 2 अक्टूबर से कर दी जाएगी। शुक्रिया सीएम इस पूरी जानकारी के लिए। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक 9 सितंबर को दिल्ली में होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इन्फोसिस समेत फॉरेन एयरलाइंस और शिपिंग लाइंस को जीएसटी डिमांड पर आंशिक राहत मिल सकती है। साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी दरों में कटौती पर चर्चा हो सकती है। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक बताएं, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए 2 इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। एक तो है जो इन्फोसिस और फॉरेन एयरलाइंस के साथ साथ शिपिंग लाइंस की जो प्रॉब्लम है, जिन पर डीजीजीआई ने जीएसटी के भारी भरकम नोटिसेस भेजे हैं, वो मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जो 18% जीएसटी अभी लगती है, ये दोनों मुद्दे। इन दोनों मुद्दों को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर तो पिछले दिनों संसद में भी काफी हंगामा हुआ था और वित्त मंत्री ने को उस पर जवाब देना पड़ा था और वित्त मंत्री ने यही कहा था कि अब मुद्दा जो है जीएसटी काउंसिल के सामने वो रखेंगे। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर सरकार ने जो जीएसटी में कटौती की तैयारी शुरू कर दी है, उस पर 5% जीएसटी लग सकता है, अभी 18% है। हालांकि डिमांड ये की जा रही थी कि इस पर से पूरी तरह से जीएसटी खत्म किया जाए, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नहीं, इस पर सबसे लोअर जो रेट है वो 5% जीएसटी रह सकती है अगर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो। वहीं दूसरा जो मुद्दा है वो इन्फोसिस से है। इन्फोसिस को 32,400 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड यानी जीएसटी नोटिस गया हुआ है। हालांकि इसमें कुछ राहत स्टेट के जीएसटी डिपार्टमेंट ने दी हुई है और कुछ राहत 1 साल का जो 2016-17 का जो जीएसटी था उसको विड्रॉ भी कर लिया गया है, लेकिन अभी भी काफी बड़ा अमाउंट है। और इसी तरह के कुछ दिक्कतें फॉरेन एयरलाइंस और शिपिंग लाइंस के हैं। इन फॉरेन एयरलाइंस की बात करें तो वहां पर करीब 10 से 15 हजार करोड़ रुपए के जीएसटी डिमांड्स हैं और जो शिपिंग लाइंस हैं उन पर 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड है। तो ये सारे मुद्दे चल रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन पर एक क्लैरिटी आएगी, क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा कि आखिरकार जो इस तरह के मामले हैं जिसमें कि कहीं पर एक कंट्री में हेड ऑफिस है, दूसरी कंट्रीज में ब्रांच ऑफिस हैं, तो दोनों के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता है तो उन पर किस तरह की से जीएसटी को एप्लीकेबल किया जाए, उस पर किस तरह से जीएसटी लगाया जाए, ये मुद्दा रहेगा इस पर जीएसटी काउंसिल पर। इस पर क्लैरिफिकेशन आएगा और जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने 18% की जीएसटी की दर से चूंकि जीएसटी लगाया हुआ है, लिहाजा यह बड़ा भारी भरकम अमाउंट है और इस पर इन्फोसिस समेत जो जितने भी फॉरेन एयरलाइंस और जो शिपिंग लाइंस है, इनको एक तरह से कहें पार्शियल रिलीफ मिलने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये अमाउंट काफी ज्यादा है और चूंकि रेट्रोस्पेक्टिव मसला है, पिछले 22 जून को जो बैठक हुई थी उसमें रिलीफ दिया गया था, तो रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं हो सकता, लिहाजा इस पर आगे किस तरह से क्लैरिफिकेशन आएगी वो देखना बाकी है। और दूसरा मुद्दा जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का है, वहां पर बड़ी एक राहत मिलती हुई दिख सकती है।
तो बड़े मुद्दों पर क्लैरिटी मिलने की उम्मीद है जीएसटी काउंसिल की बैठक में। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। जुलाई में सरकारी महंगाई के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 5 सालों के निचले स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन महंगाई सिर्फ आंकड़ों में कम हुई है, ना कि बाजार के अंदर। पिछले 2 महीनों के अंदर आलू, प्याज, टमाटर और हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए दिल्ली और अहमदाबाद से हमारे संवाददाता असीम मनचंदा और केतन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सरकारी आंकड़ों में महंगाई भले ही कम हुई हो, लेकिन बाजार की हकीकत ठीक उससे उलट है। पिछले 2 महीनों में दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की वेबसाइट भी यही बता रही है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आलू की। 1 जून को आलू के दाम 28 रुपए किलो थे। 31 जुलाई तक बढ़ करके वो 38 रुपए किलो हो गए। आज आलू 40 रुपए किलो मिल रहा है। प्याज की मैं बात करूं तो प्याज 30 रुपए किलो था, जो कि बढ़ करके 31 जुलाई तक 47 रुपए किलो हो गया। आज प्याज 50 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर के बारे में आपने भले ही सुना होगा, टमाटर जुलाई महीने के अंदर 150 रुपए किलो तक पहुंच गया था। तो दाम कम करने के लिए सरकार ने सस्ती दरों पर 60 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचने की शुरुआत भी की थी। अब बाजार के अंदर यही टमाटर 60 रुपए किलो मिल रहा है। तो दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मानसून के चलते हरी सब्जियों में भी काफी परेशानी देखने को मिली थी। जुलाई महीने के अंदर टिंडा, घिया, तोरी सब 70 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो मिल रहे थे। आज भी वही दाम इसके बने हुए हैं। शिमला मिर्च 120 रुपए प्रति किलो मिल रही है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पिछले 2 महीनों के अंदर महंगाई में किसी भी तरह की कमी देखने को नहीं मिली है। ये महंगाई सिर्फ सरकारी आंकड़ों के अंदर देखने को मिली है। ये है दिल्ली का हाल। चलिए अब चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर हमारे संवाददाता केतन जोशी बता रहे हैं कि वहां पर महंगाई आंकड़ों में कम हुई है या जमीन पर भी कम हुई है। अहमदाबाद में भी अगर 1 महीने के अंतराल पर जो सब्जियों के दाम की कंपेयर करें तो वो दाम घटे नहीं है, बढ़े हुए हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद की एक सब्जी मंडी में मौजूद है और यहाँ पर रिटेल का कारोबार होता है। टमाटर के 1 महीने पहले जो दाम 125 रुपये थे वो बढ़कर 200 हो गए हैं। उनके बिल्कुल बगल में जो मिर्च है, मिर्च के दाम में भी 125 रुपये प्रति किलो था, वो बढ़कर आज 200 रुपये हो गया है। और वहाँ से थोड़ा कैमरा हम घुमाकर ग्वार पर लेकर आए तो ग्वार की जो दाम थे 1 महीने पहले 150 रुपये, वो आज बढ़कर 225 से 240 रुपये हो गए हैं। और सबकी थाली में जो आलू और प्याज रहते हैं तो आलू के दाम 25 रुपये थे, वो बढ़कर 35 और उतना ही दाम प्याज के भी हो गए हैं। और बाकी जितनी भी सब्जी है उनके दाम बढ़े नहीं है 1 महीने में, कम से कम 25 से लेकर 30, 40, 50% तक बढ़ गए हैं। आंकड़े चाहे जो भी बयां हो, लेकिन जब हम ग्राउंड पर आते हैं तब रियलिटी पता चलती है और अभी ये दाम बढ़े हुए ही दिख रहे हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। त्योहारी सीजन में खाने पीने की चीजों में मिलावट की जांच अब फटाफट हो पाएगी। फूड सेफ्टी रेगुलेटर एफएसएसआई फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स जैसा मोबाइल लैब लेकर आया है। कैसे काम करता है ये मोबाइल लैब और इसके क्या है फायदे, बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। त्योहारों का मौसम आ रहा है और इस दौरान जब आप बाजार में आते हैं, चीजें खरीदते हैं, तो आपके मन में कई बार ये डाउट होता है जो सामान आप खरीद रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं। इसका एक सॉल्यूशन यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है। ये एफएसएसआई की एक इनिशिएटिव है। ऑन डिमांड यहाँ पे आपको एक टोल फ्री नंबर दिया गया होगा, जिससे आप अगर आपको किसी तरह का शंका है तो आप इसे कॉल कर सकते हैं। और ये जो है ट्रक, ये अपने आप में एक पूरी लेबोरेटरी है। यहाँ सब कुछ है। मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है। सर ये बताइए कि फिलहाल आप एक ड्राइव पे निकले हैं, दिल्ली के अलग अलग जगहों पे ड्राइव कर रहे हैं, किस तरह की टेस्टिंग हो सकती है और कौन कौन सी चीजें, अगर किसी के मन में डाउट है, क्या लेके आ सकता है? एक्चुअली बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये एफएसएसआई और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है। इसके थ्रू हम जो एफबीओस और वेंडर्स हैं उनके अंदर ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि आप लोग जो चीजें बेच रहे हैं और जो आम जनता जो कंज्यूम कर रही है उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिससे हम ये बता रहे हैं कि उसके अंदर अडल्ट्रेशन है या नहीं है, जो भी आप चीज कंज्यूम कर रहे हैं। त्योहारों का मौसम आ रहा है, हाँ। बहुत सारी चीजें, हम मिठाइयाँ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप पनीर देख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए इसकी टेस्टिंग करनी है, एक सैंपल अगर हम हमें करके दिखाएंगे आप। बिल्कुल, ये तो बर्फी आई हुई है मेरे पास। बर्फी है, हाँ, मैंने बर्फी को लिया हुआ। इसके अंदर मैंने डिस्टिल वाटर डाला हुआ, ठीक है। अगर इसका कलर ब्लू हो जाता है इट शोज ये अडल्ट्रेटेड है।
करता, कलर ब्लू नहीं हुआ है। अगर ये बिल्कुल डार्क ब्लू हो जाएगा तो ये अल्ट्रेज के अंदर डिटर्जेंट है। मतलब ये नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक, सुरक्षित है। बिल्कुल ठीक। तो ये बताइए कि इस तरह की जो तमाम चीजें हैं, अगर दिल्ली में फिलहाल किसी के मन में कोई शंका है, आप तक कैसे रीच आउट करें? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन नंबर्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे डिपार्टमेंट का एक सारे हेल्पलाइन नंबर्स है सारे। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट के आगे नंबर दिए हुए हैं। अगर इन केस आप कोई भी दिक्कत आ रहा, पहले आप ये जानिए कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आप वहाँ पे कॉल कीजिए। वहाँ पे जो कंसर्न पर्सन हमारे फील्ड में होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे। नहीं तो हमारे दिल्ली क्या कहते हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का अपना एक पोर्टल भी है, जहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेन रेज कर सकते हैं और विद इन 1 और 2 डेज वी विल रीच यू आउट। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां महायुति के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान जल्द हो सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि तीनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है और इसका ऐलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आएंगी मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा। पिछले कुछ दिनों से महायुति की तीनों पार्टियों के बीच में चर्चाएं चल रही है, कई सारी मीटिंगें हो रही है, तो क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है? हमारा तय हो चुका है, लेकिन हमने डिक्लेयर नहीं किया है। मैं सीएम डीसीएम वहाँ बैठे थे, हमारे अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तब हम उसके बारे में बताएंगे कि ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन जैसे देखने को मिला था लोकसभा चुनाव में एक एक सीट के लिए, खास करके मुंबई की कुछ सीटें थी, कोंकण की सीटें थी, उसको लेकर काफी सारी खींचतान हुई थी। उसके हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसीलिए हम अभी देर नहीं लगाने वाले, हमारा अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि हम आपके साथ देख रहे हैं आपकी यात्रा में कि कई जगहों पे भावी मुख्यमंत्री के होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो मैं हमेशा बताता हूँ, आखिर वो मैजिक फिगर है 145 हमारे महाराष्ट्र में, वो 145 जो मैजिक फिगर तक जाएगा वो ये महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो आप ये मानते हो कि इस बार के चुनाव में तीनों पार्टी में जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, उसके बारे में हम साथ साथ बैठकर डिसीजन लेंगे। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति और महाविकास आघाड़ी में काफी सियासी हलचल चल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर क्या चल रहा है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। पूरे देश में झमाझम बारिश हो रही है। देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पिछले 3 दिनों में 22 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा हालत खराब है करौली और हिंडौन जिलों की। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अब बात करते हैं मेडल वीरों के स्वागत की। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम आज भारत लौट चुकी है। भारतीय हॉकी टीम का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। फैंस ने ढोल नगाड़े बजाकर पूरी टीम का स्वागत किया। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग दिखे। बता दें, ओलंपिक में हॉकी में भारत ने स्पेन को 3-2 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। प्रोसेस्ड फूड हमारी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है, तो क्या होना चाहिए खाने की थाली में, जानने के लिए जरूर देखिए आज कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर।